नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन ऑप्टिक्स का डिस्कशन कर रहे थे और वन बाय वन एक अच्छा कंसेप्ट सीखते हुए अपन आगे मूव कर रहे थे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बातें बताई जा रही है उनको अच्छे से आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो लीजिएगा, जिससे कि एक अच्छा आप समझ भी सको और एग्जाम्स में आप अच्छा लिख भी सको। ठीक है, दोनों बातें ही अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है। अब देखिए, आज का जो क्लास अपना होने वाला है उसमें एक ऐसा टॉपिक अपन पढ़ेंगे जिसमें मोस्ट ऑफ 4 टॉपिक होते हैं, तो पूरा क्लास एक साथ ही रहेगा। नाम होगा फ्रेनेल का द्विप्रिज्म। मीन्स फ्रेस्नेल ने द्विप्रिज्म लिया था और उस द्विप्रिज्म की मदद से अतिव्यापन मीन्स जो व्यतिकरण हो रहा था उसके अतिव्यापन का अध्ययन किया था। तो उसमें किस प्रकार से आपको पूछा जाता है वो मैं बताता हूं। पहले तो आपको पूछा जाता है द्विप्रिज्म प्रयोग क्या है, ठीक है, कि कैसे बताया गया था, उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। फिर आपको उसकी प्रायोगिक व्यवस्था बतानी होती है ऑब्जेक्ट की, कि किस प्रकार से हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करने के बाद उसका एप्लीकेशंस आते हैं, जो 2 एप्लीकेशंस निकालने होते हैं। किसी भी एकवर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी होती है इसकी मदद से। आराम से समझिएगा, पूरा पढ़ेंगे, क्लास लंबी होगी, श्योर लंबी होगी। फ्रेस्नेल या द्विप्रिज्म जो बच्चा पूरा सीखने की कोशिश कर रहा है, पूरी क्लास वो अटेंड कर लेगा, तो ऐसे मानो कि 3-4 क्लास का काम इसी क्लास में हो जाएगा। अपन इसी वे में चलेंगे। दूसरा जो एप्लीकेशन होगा वो होगा कि प्रकाश किरण जब आ रही है तो प्रकाश किरण के पथ में अगर टी मोटाई की कोई पट्टिका अपन रख देते हैं तब वहां किस प्रकार का अपने को मान मिलता है। मीन्स अतिव्यापन की घटना का अध्ययन हम कैसे करते हैं। ठीक है, वो पट्टिका की मोटाई आपको ज्ञात करनी रहती है, इजीली करेंगे। आपके लिए एकदम से नया है लेकिन घबराने का नहीं। और इसका एक खास और कंटेंट में बता दूं आपको कि ऑप्टिक्स में जिस बच्चे के किरण पथ का डायग्राम समझ में आ जाता है कि रे कहां से आ रही है और कहां तक जा रही है, तो जो बच्चा अच्छे से वेव डायग्राम सीख लेता है, ऐसा मानो कि लगभग डेरिवेशन उसका हो चुका होता है। यही पर्पज है कि ऑप्टिक्स आपको हार्ड लगने लगता है, क्योंकि यहाँ डायग्राम्स आ जाते हैं तो आपके डाउट्स हो जाता है कि अब इस डायग्राम्स की मदद से हम कैसे सॉल्यूशन करें। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी क्लास में अपन फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की स्टडी करेंगे। आप अच्छे से क्लास अटेंड कीजिएगा। अभी स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे स्क्रीन फुल होने लगेगी, पर आपको पूरा समझना रहेगा कि कहां पर कौन सी टर्म हम यूज करके चल रहे हैं। ठीक है, जहां पे भी बात आएगी तो ये नाम तो हर जगह है, जब कोई प्रकाश किरण एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है, मीन्स बिना प्रकाश के कोई काम अपन यहां नहीं करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि फ्रेस्नेल का जो द्विप्रिज्म का प्रयोग है या जो मेथड है वो आपको इस क्लास में कंप्लीटली मिल जाएगा, चाहे एप्लीकेशन हो, प्रयोग हो, चाहे उसका सिद्धांत हो कि किस वे से वो काम करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। चलते हैं अब अपन अपने टॉपिक पे। आपसे रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि कंप्लीट क्लास अटेंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, फ्रेनेल का द्विप्रिज्म, फ्रेनेल द्विप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। ठीक है जी, ये अपना हेडिंग रहेगा। प्रिज्म छोटे इतना ही आता है, प्रिज्म। ये कोई अपना इश्यू नहीं रहता। यदि आप कभी लैंग्वेज में कोई वर्ड मिस कर देते हो तो अपन कोई यहाँ इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी साहित्य नहीं पढ़ रहे कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे। देखिए, थोड़ा समझिए। फ्रेनेल ने क्या लिया जी, एक द्विप्रिज्म, मीन्स 2 प्रिज्म ले लिए। अब प्रिज्म के बारे में आप सब कुछ जानते हो। प्रिज्म का एक खास कैरेक्टर होता है, जब किसी भी प्रिज्म पे इस प्रकार से आप प्रिज्म को शो करते हो, एक तरफ से जब देखते हो तो प्रिज्म ऐसा आपको दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यहाँ कौन से केस की स्टडी करते हो, जब इस प्रिज्म के ऊपर आप कोई एक वर्णी प्रकाश डालते हो
सॉरी, तो ये प्रकाश इस तरफ 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसे बोलते हो ना, वी बे गे योर। अब अपना मतलब ये नहीं है यहाँ कि अपन प्रिज्म के बारे में पढ़े, ठीक है। प्रिज्म के बारे में हमें पढ़ना होता तो हम पूरा प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे कंप्लीटली कि फ्रेस्नेल का द्विप्रिज्म क्या है, उसकी प्रायोगिक व्यवस्था किस प्रकार की है, उससे रिलेटेड पूरा पढ़ने वाले। तो इतना आपके समझ आया कि इस टॉपिक में हम 2 प्रिज्म लेंगे। अब देखिए, ये जो 2 प्रिज्म ले रहे हैं, इन दोनों प्रिज्म्स को आधार से मिलाएंगे। मीन्स इन दोनों के आधार को अपन मिला देंगे। मिलाने के बाद इसका जो खास कैरेक्टर होता है कि इसका एक कोण अधिक कोण से भी बड़ा होता है। अधिक कोण का नाम आया, मीन्स क्या, 120 डिग्री। मीन्स कोण का मान 120 डिग्री से भी बड़ा होता है। लेकिन फिक्स्ड वैल्यू होती है। जब कोई भी साइंटिस्ट कोई भी प्रयोग करता है तो एक फिक्स मेजरमेंट लेके वो वाला काम होता है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे भी जो अपन अधिक कोण कह रहे हैं 120 डिग्री से अधिक का कोण, वो उस कोण की वैल्यू कितनी होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म पढ़ो तो जो अधिक कोण आपके पास आता है, अधिक कोण, उस अधिक कोण की वैल्यू आप 179 डिग्री लेओगे। और जो 2 कोण रह जाते हैं, क्योंकि प्रिज्म एक ट्रायंगल की तरीके से होता है, ठीक है। मान लो इसका एक कोण अधिक कोण है, ठीक है, तो बाकी जो दूसरे एंगल है उनकी वैल्यू भी फिक्स्ड ली थी, ठीक है। कितने जी, देखो अदर जो भी एंगल आपके पास में प्रेजेंट है उनकी वैल्यू होगी 13 मिनट। मीन्स 13 मिनट के समथिंग इनकी वैल्यू अपन नहीं, 13 डिग्री, और 13 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 मिनट। 30 डिग्री होगा और 1/2 मिनट। तो ये आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि इसमें अपन 2 प्रिज्म लेंगे। उस प्रिज्म की खास बात होगी, एक कोण अधिक कोण से भी बड़ा 179 होगा, बाकी जो 2 एंगल रह गए वो 13 मिनट या फिर नहीं 13 डिग्री या फिर 1/2 मिनट के इक्विवेलेंट होगा। अब बात आती है, सुनना, मैं जब भी ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा इस यही वे अपने चलेगा। पहले किरण डायग्राम क्या है, मीन्स इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा। चित्र जिसके समझ आ जाएगा, ऐसा मानो उसका डेरिवेशन अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डेरिवेशन डिपेंड करेगा डायग्राम में। हम डायग्राम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायग्राम में आपको काम में क्या क्या लेना, देखिए जब भी आप कोई प्रयोग कर रहे हो तो आपको प्रकाश डालना होगा। मीन्स हम यहाँ यूज करेंगे प्रकाश स्रोत होगा अपने पास, ठीक है जी। दूसरा द्विप्रिज्म तो हमारे पास होगा ही, ठीक है। ये 2 अहम रोल अपना अदा करेंगे। अब अपन इसका डायग्राम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं अपन। थोड़ा सा आप वेट करिएगा, थ्योरी समझ आई होगी आपको, और जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम की भी एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। या तो साथ साथ बता देंगे या फिर कंप्लीट होने के बाद, जब डायग्राम पूरा होगा तभी अपने को अच्छा समझ आएगा। और खास बात मैं बता दूं, डायग्राम को जितना ज़्यादा बड़ा बनाओगे उतना ही अच्छा समझ अपने आएगा। अब देखिए, इन्होंने जो प्रिज्म लिया उस प्रिज्म का आकार देखिए कैसा था। इस प्रकार का आकार इन्होंने दिया था, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने कहा आधार से कनेक्ट करना है, तो देखिए उसको वहां से उठाओ और यहां पे बनाओ। ये लो जी, बना दिया अपन ने। ये एक है, इसके जैसा ही उल्टा करके नीचे बना दो। मीन्स ये 2 प्रिज्म हमारे पास हुए कि नहीं, ये प्रिज्म फर्स्ट मान सकते हैं, ये प्रिज्म सेकंड। मीन्स 2 प्रिज्म हमने ले लिए, ठीक है, जिनको आधार से अपन ने कनेक्ट कर दिया। अब खास बात क्या है कि इनका एक कोण अधिक कोण से भी बड़ा, मीन्स ये वाला जो एंगल है 179 डिग्री के समथिंग होगा, ये वाला एंगल 1/2 मिनट होगा, और ये वाला भी 1/2 मिनट, ठीक है। इतना आप इजीली कर सकते हो। अब क्या होगा, इस प्रिज्म पर अपने को सोर्स लेना होगा और वहां से कोई ना कोई रे डालनी होगी। थ्योरेटिकल है, समझना बच्चे अच्छे से। अब बात ये है, सोर्स में इधर लूं कि सोर्स में उधर लूं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो किसी भी सोर्स के आगे हमेशा अपन जिसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट रखते हैं। मीन्स अब प्रिज्म से अपने को काम करना है, तो मान लो सोर्स इस
इस तरफ प्रेजेंट है, सोर्स का मुंह इधर है, जैसे बल्ब है मेरे पास कोई और उस बल्ब से इस तरफ कोई रे निकल रही है और मैं प्रिज्म को उस तरफ रख दूं तो मेरे कोई फायदा हुआ? जी नहीं। मीन्स वो रे उसमें से गुजरे, इसका मीनिंग क्या है? हमेशा सोर्स के आगे ही अपने को प्रिज्म को रखना है। मीन्स सोर्स यहां ले कि उधर ले, तो जैसा कि बताया गया सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो लाइट इस पे गिरनी चाहिए, गिरने के बाद आगे निकलनी चाहिए। इस फर्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी जो टॉपिक्स होंगे उनमें समय नहीं लगेगा। देखिए, क्योंकि एक अच्छा समझ आ जाए तो इजीली काम होगा। तो आपको इतना पता लगा कि इस तरफ कोई सोर्स प्रेजेंट होगा। अपन ले लेते हैं कि यहाँ कोई सोर्स एस है, ठीक है। अब सोर्स एस से प्रकाश की किरणें निकलेगी, जायज सी बात है। बिना प्रकाश की किरण निकले तो काम कैसे होगा? चलो किस प्रकार से, देखिए यहां से जो प्रकाश किरण निकल रही है वो यहां गिरेगी, तरीका समझना। उसी प्रकार यहां से जो प्रकाश किरण गिर रही है वो यहां, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हुआ। अब यहां पर क्या बात है कि प्रिज्म का जब ये वाला शेप आपको दिखाई दे रहा है, इस शेप पर यदि प्रकाश की किरण पास में गिरेगी तो वो अपसारित दूर दूर हो जाएगी और दूर गिरेगी तो वो इकट्ठी हो जाएगी। मीन्स समझना बात को, जैसे ही ये प्रकाश की किरण यहां पर गिर रही है, गिरने के बाद यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी। किस प्रकार से? देखिए, क्योंकि प्रिज्म में क्या होता है? रिफ्रैक्शन ही तो होता है, अपवर्तन ही तो होता है, रिफ्लेक्ट बोल सकते हैं अपन। ये जो प्रकाश किरण है, इस प्रकाश किरण का पथ देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार का पथ बनाती हुई आगे निकल जाएगी। देखिए ऐसा पथ बनाएगी, पथ बनाने के बाद आगे निकल गई। डायग्राम को समझने की पूरी कोशिश आपको करनी है, ये बीच वाली लाइन आपको नहीं लेनी होती, समझाने के लिए लिया है, ठीक। उसी प्रकार ये वाली जो लाइन अपने पास में है वो इस प्रकार से इधर निकल जाएगी। ये भी अपने पास कोई प्रकाश किरण, ठीक है। दो प्रकाश किरणें हमने बना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा? प्रकाश स्रोत एस से तो किरणें लगातार निकलती रहेगी। तो क्या कहा मैंने कि यहां जो गिरेगी वो तो देखिए इस प्रकार से प्रसारित हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि जब इसके कोनों पर यदि कोई प्रकाश किरण हम डालें तो उसका पथ कैसा होगा। देखिए ध्यान से, इसी प्रकाश स्रोत एस से अपन इसके कोने की तरफ, मीन्स यहां पर कोई प्रकाश किरण डाल दी, मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा मिसमैच हो सकता है, आप स्केल से बनाइएगा ताकि अच्छा रहे। ये लो, ये दो प्रकाश किरण फिर मेरे पास आई, ठीक है। अब इन प्रकाश किरणों की खास बात क्या रहेगी? देखो, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से निकलेगी, यहां गिर गई, यहां गिरने के बाद इस प्रकार से ये निकलेगी। उसी प्रकार यहां गिरने के बाद इस प्रकार से ये प्रकाश किरण निकल जाएगी। मीन्स यहां पर ये लाइट वाली रे आ रही है, ये लाइट वाली। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये अपने को फ्रेजनेल जी कह रहे हैं। यदि आप द्विप्रिज्म लेओगे तो यहां प्रकाश की किरण डालोगे तो वो इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक है। यदि आप प्रकाश की किरण कोणों पर इस द्विप्रिज्म के डालोगे तो वो क्या हो जाएगी? इस प्रकार से हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, इधर सोर्स का काम कंप्लीट हो चुका। अब हम उधर चलते हैं, क्योंकि हमें तो प्रतिबिंब बनाना है, कहीं ना कहीं तो अपना प्रतिबिंब बनेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो अपन अपने फायदे के लिए यहां पर कोई पर्दा रख देते हैं। मान लेते हैं यहां पर ये कोई पर्दा है जिसके ऊपर क्या बनेगा? कोई प्रतिबिंब बनेगा। दैट्स ओके। अब समझिए, थोड़ा सुंदर बना देते हैं। मीन्स ये प्रकाश की किरणें आ रही है, तो देखो प्रकाश की किरण के बीच अपने को एक भाग नजर आ रहा है। कौन से वाला भाग? देखो, ये प्रकाश किरण इधर निकल रही है, ध्यान से देखिएगा, और इधर से जो प्रकाश किरण आ रही है वो इधर निकल के जा रही है, ठीक है। यहां से जो प्रकाश किरण आई वो इसके समांतर होगी, यहां से जो प्रकाश किरण आई वो इस प्रकार से निकल रही है। तो बीच में अपने को देखिए ये वाला भाग नजर आ रहा है, ओनली ये वाला भाग। ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन इस लाइन को काटती है इधर, ये लाइन इस लाइन को काटती है, तो बीच वाला जो ये सरफेस अपने पास नजर आता है इसको इन्होंने बोला था अति व्यापित क्षेत्र। ये है इसका किरण चित्र डायग्राम। अब बात ये है, आपने अतिव्यापित क्षेत्र ढूंढ लिया, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि इसकी फाइनली इमेज
कहाँ बनती है। तो अब फाइनल इमेज के लिए अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसके साथ साथ मैं चल रहा हूँ, इसको यदि मैं पीछे बढ़ा दूं, मीन्स इस लाइन को मैंने पीछे बढ़ाया, ये लो, उसी प्रकार से यहां पर इस लाइन को देखना, नाम देंगे अपन इन सबको। देखो मैं नाम दे देता हूं, यहां पर मैं ए नाम दे देता हूं, बी, सी, यहां डी, ठीक है। इसको पी मान लेते हैं, इसको यहां पी डैश मान लेते हैं। देखिए ए पॉइंट को मैं पीछे बढ़ाता हूं, बढ़ा दिया, जहां तक भी बढ़ाना है बढ़ाते रहो। बी पी डैश जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको यदि मैं पीछे बढ़ाता हूं, बढ़ा दो, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सीधा बनाओगे तो ऐसे ये लाइन चली जाएगी। मीन्स इस पॉइंट पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी अपने लिए। जो काम मैंने ए और बी बिंदु पर किया है वही काम आप सी और डी बिंदु पे भी कर सकते हो। देखिए क्या होगा, इस सी को यदि मैं पीछे बढ़ा दो, डायग्राम कंप्लीट होने के बाद बच्चे समझ नहीं आएगा, और इसको भी आगे बढ़ा दिया इस तरफ, तो अपने को ऐसे लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से। इसको हम मान लेते हैं S2, इसको हम मान लेते हैं S1। देखिए मैं आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे अपने को मैनेजमेंट इस प्रकार से करना है ताकि इस डायग्राम के साथ में इसका डेरिवेशन भी आए, ठीक है। तो देखिए अब डायग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। यदि अब आप बनाना चाहो तो थोड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम आपके हो सकती है, क्योंकि और रैम में आप दिक्कत कर दोगे और रैम में दिक्कत करते ही पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। मैं पहले पूरा बनाया हुआ रख सकता था, उसके बाद आपको समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है बच्चा उससे कुछ नहीं सीखेगा, बच्चा इससे ही सीखेगा। अच्छा जी, अब बात ये है हम डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन में एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, जब आप दर्पण पढ़ते थे, जब लेंस पढ़ते थे तो दूरियां लेते थे वहां पे, ठीक है, कि वस्तु से मुख्य अक्ष की दूरी कितनी है, उसी प्रकार प्रतिबिंब से मुख्य अक्ष की दूरी कितनी है। अब हम क्या बोलेंगे, देखिए आपके पास S1 और S2 दो सोर्स है जहां पर फाइनली इमेज बन रही है। हम ये कहेंगे S1 और S2 के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है, मेजर किया अपन ने। इसी प्रकार ये जो बीच की दूरी है, मीन्स प्रकाश स्रोत और प्रिज्म के बीच की दूरी हमने a ले ली। उसके बाद इस प्रिज्म से लेके यहां जो अपन ने पर्दा रखा है उसकी दूरी अपन ने भी, और ये कह दिया कि ये जो कंप्लीटली दूरी है वो क्या है अपने पास, कैपिटल D की टर्म है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये P बोला है अपन ने, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसको P बोलता है, इसको P डैश बोलता है। ऐसा इस वजह से बोलता है, इसको O नाम दे देता है, तो वो ये बोलता है लैंग्वेज में, जब ये प्रकाश की किरण इस द्विप्रिज्म पर आपतित होती है तो O M P P डैश N अतिव्यापित क्षेत्र प्राप्त होता है। अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो भी मैं साथ ही सिखा देता हूं, डायग्राम शायद क्लियर होगा। अपन ऐसे फ्रेनेल के द्विप्रिज्म के अनुसार एक कोई द्विप्रिज्म लेते हैं जिसके एक और प्रकाश स्रोत S उपस्थित होता है। जब प्रकाश स्रोत S से प्रकाश किरणें निकलती है तो बिंदु B व C पर गिरने के पश्चात B वाली P डैश पर और C वाली नहीं, इसको नाम दे सकते हो आप X, इसको दे सकते हो Y, बिंदु B वाली X दिशा में तथा C Y दिशा में तथा C वाली X दिशा में चली आती है। उसी प्रकार जब प्रकाश स्रोत S को इस द्विप्रिज्म के कोणों के ऊपर कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो ये किरण समांतर होकर पर्दे पर स्थित बिंदु P तथा P डैश के ऊपर आपतित होती है, जिससे OMP P डैश NO अति व्यापित क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। मीन्स कोई छायांकित भाग अपने को मिल जाता है। यदि PA तथा XB को पीछे बढ़ाया जाए तो ये प्रकाश किरण किसी अन्य स्रोत S1 से आती हुई प्रतीत होगी। इसी प्रकार XC तथा P डैश D को पीछे बढ़ाए तो ये प्रकाश किरण S2 से आती हुई प्रतीत होगी। अतः यहां पर प्रतिबिंब अपने को S1 व S2 पर बनता हुआ प्रतीत होगा। दिस इज द बेसिक लैंग्वेज ऑफ दिस टॉपिक। समझ आई पूरी?
ये कहानी है इसकी। अब बात ये है कि इसका डेरिवेशन हम कैसे करें, तो बहुत आसान है। जब प्रिज्म का हमें कोई डेरिवेशन करना है, मीन्स आपको ऐसे बोला जाता है कि ये जो S1 और S2 प्रकाश स्रोत आपके पास में प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में दूरी कितनी होती है। सुनो बात को ध्यान से, जितना आराम से और प्यार से पढ़ा जाएगा उतना अच्छा समझ पाओगे। और मेरा पूरा प्रयास है आपको समझाने का, हर एक वर्ड अति व्यापित क्षेत्र, क्योंकि स्पेस अपने को चाहिए होता है। चलो अब अपना काम क्या है कि प्रतिबिंब आपने बना लिया, S1 पे बन गया, S2 पे बन गया, तो ये जो S1 और S2 पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसके बीच की दूरी भी आप हमें बताइएगा। तो अब अपना काम क्या है, दूरी निकालना। किसके बीच की, देखो S1 व S2 की बीच की दूरी, ये नॉर्मल छोटा हेडिंग आप लगा सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसका सिद्धांत। सिद्धांत का मीन्स क्या है, बीच में कितनी दूरी यहां पे रहेगी। समटाइम्स वेट, ठीक है, क्लास लंबी रहती है तो हो सकता है ऐसा। अब दूरी निकालनी है, कैसे निकाले, देखिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, अपवर्तनांक का फॉर्मूला आप काम में लोगे। क्या मानते हो, यहां पर जो एंगल 1/2 अपन ले रहे हैं, इसको तो एल्फा एंगल से डिसाइड करते हैं, और यहां जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को डेल्टा से डिसाइड करते हैं। जब प्रिज्म में दो इस प्रकार के एंगल बन रहे होते हैं, तो आपने पढ़ा है वहां पर अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, म्यू इक्वल टू साइन एल्फा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन एल्फा बाई। एंगल बहुत छोटा है जी, बनने वाला एंगल यदि छोटा है, मीन्स जब कोण छोटा हो तो आपने पढ़ा है साइन थीटा किसके अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक, कोस थीटा 1 हो जाता है, ठीक है। देन तब आप क्या बोल सकते हो, साइन एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2। इसी प्रकार साइन एल्फा बाई 2 अप्रोक्सीमेट क्या मिल जाएगा। आपका काम क्या है, आपको यहां से इस दूरी d की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्यों कर रहे हैं वो पर्पज आपको पता लगेगा। यहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी, उसी की मदद से हम d निकालेंगे। देखते रहिए और समझते रहिए, पूरा कीजिएगा आगे। म्यू इक्वल एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई एल्फा बाई 2, 2 से 2 चला गया, बढ़ो आगे, क्या मिला, एल्फा मीन्स म्यू इक्वल टू एल्फा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई एल्फा, मल्टीपल कर दो तो म्यू एल्फा इक्वल एल्फा प्लस डेल्टा, यहाँ से डेल्टा क्या मिल गया, म्यू एल्फा माइनस एल्फा। दैट मीन्स डेल्टा इक्वल टू एल्फा में बाहर लेता हूँ, अंदर क्या रह गया, म्यू माइनस। मीन्स जैसे तैसे करके इस डायग्राम की मदद से, मीन्स हमने इस प्रिज्म के कंसेप्ट की मदद से डेल्टा और एल्फा के बीच का रिलेशन निकाल लिया कि यहाँ जो एंगल बन रहे हैं इनके बीच का क्या रिलेशन है। समझ आया, ठीक है। ये इक्वेशन आगे काम में आएगा, बिना डायग्राम कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ से आगे करने के लिए इसको थोड़ा यहीं पे करते हैं। मेरे साथ पूरा पढ़ लीजिएगा, ये क्लास आप कंप्लीट अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद खुद से मेजर कीजिएगा कि हमें कितना समझ आया, और फिर बुक देखना, ठीक है, कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। हाँ मैच होगा, लेकिन मैनर कुछ अपना अलग रहेगा। अब देखो मैं यहाँ एक कंसेप्ट लगाने वाला हूँ कि कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या वाला, ठीक है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर S1, ध्यान से देखिएगा, S1 और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, A पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, पहले थोड़ा समझते हैं। S देखिएगा, S1 देखिएगा आप, और पॉइंट A देखिएगा, ठीक है। चलो
यदि हमें S1 निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? मीन्स कोई ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का बाहर का योग किसके बराबर होगा? ट्राइंगल के अंदर के योग के इक्विवेलेंट अपन बोल सकते हैं। मीन्स पर अपन ऐसे निकालेंगे, देखिए कोण बराबर चाप डिवाइडेड बाई त्रिज्या। यहां पर अपने को ये लगने लगेगा कि ये जो S1 है वो कोई रेडियस है, मीन्स कोई डिस्टेंस अपने पास में रहेगा। मीन्स ऐसे करेंगे अपन, चाप यहां से यो करें अपन तो अपने को चाप लगने लगेगा कि चाप की लंबाई है। मीन्स एंगल कोण अपन बोल सकते हैं कि एल्फा, कोण क्या है यहाँ प्रिज्म वाला? एल्फा इक्वल चाप अपने पास S1, त्रिज्या अपन इस डेल्टा के अप्रोक्सीमेट लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा? डेल्टा। ठीक है, आगे बढ़ो। S1 एल्फा इंटू क्या हो गया? डेल्टा। अभी तक क्या आपके पास कंप्लीटली डी निकल गया? जी नहीं, डायग्राम से ही निकालेंगे। इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। सो टोटल देखो S1 S2 किसके बराबर है? डायग्राम से S1 S प्लस S2 है कि नहीं? इक्वेशन 3। बट ये एकदम से बीच में है तो जो लंबाई ये वाली है वही लंबाई नीचे वाली होगी। मींस आप क्या कह सकते हो? S1 किसके बराबर होगा? S2 के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, बीच में है, ऊपर वाली नीचे वाली इक्विवेलेंट होगी। देन क्या मिलेगा अपने को? S1 S2 इक्वल S1 S प्लस, फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा? अपन आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए जो काम मैं ऊपर वाले के लिए कर रहा हूं वो काम आप नीचे वाले के लिए भी कर सकते हो। चलो ऊपर वाले के लिए आपको बुक्स में किया हुआ मिल जाएगा, मैं नीचे वाले के लिए कर देता हूं। नीचे वाला मैं S2 ले लेता हूं, मीन्स यहां पर मैं S2 ले लेता हूं चाप वाला, तो क्या आ गया? S2 S1 S2 इसके इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो S1 S2 इक्वल टू S1 S किसके बराबर है? S2 मीन्स S2 S के इक्वल है प्लस S2 S, एक ही बात है, S2 लिखो या S2 S। डायग्राम को ध्यान में रखना, रटना नहीं है, वहां से चल रहा हूं मैं, मेरे को भी नहीं पता। चलो बढ़ो आगे। तो S1 S2 आपको क्या मिल गया? 2 इंटू S2 S मिला कि नहीं? इसको इक्वेशन 3 ले लो। ठीक है, S2 S आप जानते हो, यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 करो यूज, तो S1 S2 2 एल्फा डेल्टा। समझ आए बात? S1 S2 क्या है? D। देखो ध्यान से, दैट इक्वल S1 S2 की जगह D रख दिया तो D इक्वल टू 2 एल्फा इंटू क्या हो गया? डेल्टा। इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन 4 मैंने मान लिया। ठीक है, अब क्या करें? डेल्टा आपका निकाला हुआ है, वैल्यू पुटअप कर दो यहां पे। जैसे ही वैल्यू पुटअप करोगे आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आसान है बहुत। करो आगे, रफ करते हैं अपन। देखिए D की वैल्यू अपनी निकाली हुई है 2 एल्फा इंटू डेल्टा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से डेल्टा की वैल्यू अपन यहां पर पुटअप कर सकते हैं, कर दीजिएगा। D इक्वल टू, ये अपन ने क्या कुछ करते हैं आगे, देखिए थोड़ा सा S2 अपॉन डेल्टा। अरे कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, यहां ए लेओगे, जहां पे भी एल्फा है कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या लगाओगे तो डेल्टा बराबर, देखिए ये ऐसे होगा, डेल्टा बराबर S2 त्रिज्या क्या रहेगी? ए। ठीक है ना, तो यहां से S2 एल्फा नहीं होगा, हर जगह क्या आएगा? ए। तो एल्फा की जगह आपको क्या रखना होता है? ए रखना होता है। ठीक है, एल्फा की जगह क्या आएगा? ए। 4 हो गई इक्वेशन। देखिए यूजिंग इक्वेशन 4 नहीं, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, क्योंकि यदि कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या लगाओगे तो कोण तो एक ही लेना है, या तो डेल्टा भी कोण ही बन रहा है आपके पास। ठीक है ना, तो उस वजह से तो रेडियस अपने पास
यहाँ से यहाँ वाली रहेगी, वो एज ए चाप रहेगा। ठीक है, देखिए कैसी आकृति बन रही है, यहाँ S1 है, यहाँ S है, ये कोई पॉइंट है अपने पास, इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर एंगल क्या है, डेल्टा। ये डिस्टेंस आपके पास में क्या है, देखिए d/2 या S1 अपन बोल सकते हैं, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक के इक्विवेलेंट है, तो क्या है a। ठीक है, तो यहां से कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या लगाओगे तो डेल्टा बराबर चाप क्या है S1, त्रिज्या क्या है आपके पास a, मीन्स ये लेंथ आपके पास क्या है a। यहाँ एल्फा कैसे आएगा, ठीक है ना, तो हो जाता है कभी जल्दीबाजी में, बहुत जल्दी अपन कर रहे थे। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4 कर दो तो d = 2a, डेल्टा की जगह एल्फा, फिर क्या है म्यू माइनस, इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन दे सकते हो 5। ये सारे थ्योरेटिकल डेरिवेशन होते हैं, तब थ्योरेटिकल डेरिवेशन की मदद से थोड़ा अपन सॉल्यूशन करते हैं तो प्रॉब्लम रहती है। समझ पाए, ये फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ है, आगे वाले में आपको इतना जोर नहीं आएगा। क्या किया है कि d की वैल्यू, d क्या है ध्यान से देखिएगा, S1 और S2 के बीच की दूरी, मीन्स प्रतिबिंब की दूरी आपने ज्ञात कर ली। क्या लिख सकते हो, जो कि S1 व S2 स्रोतों के बीच की दूरी है। समझ गए बात को। हाँ, अब आपसे ये पूछा जाए कि ये स्रोत कैसे है, तो ध्यान रहे फ्रेनेल द्विप्रिज्म में जो आपके पास S1 और S2 स्रोत बन रहे हैं वो हमेशा कला संबद्ध स्रोत होते हैं। ठीक है, मीन्स ये दूरी किसकी है, आप ऐसे बोल सकते हो, जो कि दो फ्रेनेल द्विप्रिज्म में दो स्रोत जहां प्रतिबिंब बनता है S1 व S2 जो आपस में कला संबद्ध है तथा इनकी दूरी को व्यक्त करता है। समझ आया डेरिवेशन। ठीक है, कोई ज्यादा क्रिटिकल वाला काम नहीं है अपने पास, सिंपल सा टास्क रहता है। ये मैंने दूसरे वाला लेके किया है, फर्स्ट वाला आपको बुक में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो सेकंड वाला टास्क मैंने क्या बताया था कि इसके लिए प्रायोगिक व्यवस्था अपन पढ़ेंगे, तो पूरे को रफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी प्रायोगिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एप्लीकेशंस पे मूव करेंगे। एप्लीकेशन तो बहुत आसान रहेगा। जिस बच्चे की ये समझ आ गया, ऐसा मानो आगे एकदम इजीली अपन मूव करेंगे। फॉर्मूला याद रखना भैया, जो अभी ये अपन ने लिखा है ना, ये वाला काम आएगा आगे। वक्त निकालिए, वक्त निकालना पड़ेगा, मीन्स हमने d की वैल्यू निकाल ली 2a एल्फा म्यू माइनस, चलो चलते हैं इसकी प्रायोगिक व्यवस्था पर। मीन्स ऐसा बोला जाता है कि फ्रेनेल का जो द्विप्रिज्म है उसको प्रायोगिक विधि के द्वारा कैसे निकाला जाता है। फ्रेनेल के द्विप्रिज्म में कला संबद्ध स्रोत S1 और S2 के बीच की दूरी जो d अपन ने एक तो इस फॉर्मूले से निकाल ली है, दूसरा तरीका होगा जो प्रायोगिक विधि से अपन निकालते हैं। एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपको कौन सा पूछे। ठीक है, अब लेकिन अपना काम है पढ़ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रायोगिक, ठीक है, मीन्स एक्सपेरिमेंटल अपन पढ़ने वाले हैं। विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, क्या होगा इसमें थोड़ा सा सुन लो। अपन प्रिज्म के पीछे तो सोर्स काम में ले ही रहे हैं, प्रिज्म से आगे दो लेंस अपन काम में लेंगे और वो लेंस कौन से होंगे, उत्तल लेंस होंगे। अब पहला आपका टास्क ये है यहाँ पे कि आप डायग्राम बनाना सीखो। डायग्राम बन गया, पूरा काम आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे। अपने पास कोई प्रिज्म रहेगा, ठीक है, और प्रिज्म आपको कैसा लेना है, इस प्रकार का, ये लो ले लिया। इस प्रिज्म के आगे दो लेंस आपको रखने रहते हैं, रख दो इस प्रकार के।
ठीक है ना, एकदम से कोना नहीं होता। दूसरे वाला थोड़ा दूर रखते हैं, देखिएगा कितना आसान है। दूसरा लेंस अपन ने यहां रखा। अपने को पता है, अपन ने पूरा इसका मेथड पढ़ लिया। एक स्रोत यहाँ पे हमें मिलेगा, दूसरा स्रोत इस बिंदु पर हमें मिलेगा। S1 नाम दे दिया और S2 नाम दे दिया, जिनके बीच की दूरी हम कितनी लेके चल रहे होते हैं, S2 लेके चल रहे होते हैं। अब अपने को करना क्या है, देखिए बहुत आसान है। यहां से एक लाइन बनानी रहती है आपको, इसका केंद्र बिंदु लो पहले, और इसका केंद्र बिंदु मीन्स इस प्रकार से आप लेंस ड्रॉ करते हो शायद। यहां से रे निकालनी है, और लेंस में प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो किरणें आए, वो इसके इस बिंदु से, जो इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु से जब दो प्रकाश की किरण गुजर जाती है तब क्या बन जाता है, वहां पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहां से अपने को रे लेनी है, और ये रे इस प्रिज्म से, इसको भी थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, चलो, इस प्रिज्म से भी गुजरनी चाहिए। प्रिज्म से गुजरने के बाद लेंस में से गुजरती हुई आगे निकल जानी चाहिए। अभी करते हैं, देखिए कैसे होगा। यहां से एक रे लेंगे अपन, ये रे इसके केंद्र बिंदु पे आई, ठीक है। केंद्र बिंदु पे आने के बाद यहां से यूं गुजर जाएगी, दैट्स ओके। उसी प्रकार यहां से जो दूसरी रे होगी, ये दूसरी रे देखो, आगे वाला जो आपके पास लेंस है उसके केंद्र बिंदु से गुजरेगी। अलग अलग मैंने नोटेशन किया है। प्रकाश की किरण सोर्स से आ रही है, फर्स्ट वाले लेंस पे गिरी, आगे निकल चुकी, आगे अपन पर्दा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यहीं से दूसरी प्रकाश किरण आई, यहां से निकल गई। अब क्या है, S2 भी तो सोर्स आपके पास प्रेजेंट है, तो S2 सोर्स से भी प्रकाश की किरणें निकलनी चाहिए। तो क्या होगा, जो काम यहां हुआ है वही काम यहां हो जाएगा। यहां से एक स्ट्रॉन्ग लाइन, स्ट्रॉन्ग अपन इसको लेंस फर्स्ट दे सकते हैं, इसको लेंस सेकंड। स्ट्रॉन्ग अपन ने फर्स्ट के लिए बनाई है, और डॉटेड जो लाइन है वो सेकंड के लिए बनाई है, ठीक है। S2 से चले, इसके मूल बिंदु पे गिरी ये, या केंद्र बिंदु पे गिरी, गिरने के बाद इस लेंस से यो निकल जाएगी। दूसरा प्रोसीजर क्या होगा, जो डॉटेड लाइन होगी वो यहां गिरेगी, उसके बाद आगे निकल जाएगी। देखिए कैसे, यहां से डॉटेड लाइन इसके केंद्र बिंदु पे गिरेगी, केंद्र बिंदु पर गिरने के बाद इस तरफ निकल जाएगी। देखिए कुछ उसी प्रकार का प्रोसीजर हो रहा है क्या, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये वाला जो क्षेत्र है उस प्रकार का अपने को मिल रहा है, लेकिन ये प्रायोगिक व्यवस्था है। प्रायोगिक व्यवस्था में दूरी अपने को ज्ञात करनी है। अभी किरण चित्र सीखिए, किरण चित्र कैसे बनाते हैं, उसके बाद इसका हल्का अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा अपन इधर ले लेते हैं इसको, ताकि डेरिवेशन भी यहीं पे हो जाए। यहाँ पे अपना कोई पर्दा रहेगा, ठीक है। ये रे यहाँ तक आ गई, आगे बढ़े, ठीक है। ये रे यहाँ आ ही रही है, ठीक है जी। समझ आया कि किरण चित्र कैसे बनाना है। S1 और S2 दो सोर्स लेने हैं, एक सोर्स से स्ट्रॉन्ग लाइन डालनी है, दूसरे सोर्स से स्ट्रॉन्ग लाइन L1 के मूल बिंदु से गुजर के, इसको अपन नाम दे सकते हैं, इसको अपन P दे सकते हैं, इसको M दे सकते हैं, इसको N दे सकते हैं, इसको अपन P डे से दे सकते हैं, ठीक है। किरण चित्र समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद अब अपने को दूरी कौन सी जी, ये वाली D दूरी ज्ञात करनी। तो इसके लिए अपने को फिक्स्ड मेजरमेंट लेने होंगे कि कितना मेजरमेंट अपने पास रहेगा। पहले देखिए L1 लेंस के लिए बात करते हैं, तो ये क्या है, कोई वस्तु अपन मान सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई वस्तु अपने पास में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वस्तु के लिए दूरी आप U लेते हो। यहां से पर्दे की तरफ अपन चलते हैं तो अपने पास प्रतिबिंब बनता है, दूरी आप क्या लेते हो। मैंने किसके लिए बात की है, L1 लेंस के लिए बात की है। चलो नेक्स्ट L2 लेंस पे चलते हैं। L2 लेंस के लिए बोलेंगे, इसका देखिए मुख्य एक्स पकड़िए, इसके इधर की दूरी क्या होगी, ठीक है। उसके बाद इसके इस तरफ की दूरी क्या होगी, तो इधर तो U रहेगा, तो अपन बोल सकते हैं दूरी U डैश, ठीक है। उस तरफ की दूरी यदि अपने को लेनी होती
तो अपन क्या बोल सकते हैं, वी डैश। लेकिन इनका मान क्या होगा वो समझना। डायग्राम समझ आया? अब मैं थोड़ा सा इसका सिद्धांत आपको समझा देता हूँ। देखिए, लेंस के इस तरफ जब चिन्ह परिपाटी के आधार पे आप चलते हो तो नेगेटिव वैल्यू होती है, मीन्स ये जो u है आपके पास वो क्या है, नेगेटिव, मीन्स माइनस u। इस तरफ पॉजिटिव होता है, v पॉजिटिव। आइए इधर, इस तरफ आप चलते हो तो इधर क्या रहता है, माइनस में वैल्यू रहती है, ठीक है, कि माइनस u डैश। उस तरफ आप चलते हो तो पॉजिटिव में रहती है, तो v डैश क्या है, पॉजिटिव। लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि जब इस सोर्स से प्रकाश की किरण इस द्विप्रिज्म से गुजरती है, द्विप्रिज्म से गुजरने के बाद L1 पे गिरती है, तो L1 पर जो प्रोसेस हुई है उसके बाद जब वो प्रोसेस L2 पर होने लगती है तो ये U और V आपस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था रहती है। मीन्स ये जो U डैश है वो V बन जाता है और V डैश है वो क्या बन जाता है, U बन जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट इसका आपको पकड़ना रहता है। मीन्स क्या कहा मैंने, ये मैं नहीं कह रहा, ये द्विप्रिज्म बीच में लगाने के बाद बोल रहा है कि द्विप्रिज्म लगाते ही कुछ ऐसा हो जाएगा, जो आपके पास U डैश मिल रहा है आपको, वो आपको V मिलने लगेगा और V डैश है वो U मिलने आपको लगेगा। तो क्या होगा रिजल्ट कि ये जो U डैश है, ये U डैश किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, V के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये लो। उसी प्रकार ये जो V डैश है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, U के इक्विवेलेंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब हमें इसका सॉल्यूशन लेना है कि फर्स्ट लेंस के लिए क्या होगा और सेकंड लेंस के लिए क्या होगा। तो अब थोड़ा सा आप मेजर कर लीजिएगा, जब U और V आपस में चेंज हो गए, U ऑलवेज क्या है, नेगेटिव, मीन्स U ऑलवेज क्या है, नेगेटिव, तो माइनस U। समझ पाए? अच्छा जी। अब बात ये है कि पहले अपन L1 लेंस के लिए सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद अपन L2 लेंस के लिए सॉल्यूशन करेंगे, और स्रोत S1 और S2 के बीच की दूरी अपन ने D मान रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देखो, जब भी अपने को इस प्रकार की सिचुएशन दी होती है तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई, देखिए L1 जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस L1 की मदद से एक दूरी अपने पास ये मिल रही है अपने को कि MN के बीच की दूरी, इतना ध्यान रखिए। दूसरी जो डिस्टेंस है अपने को वो ये मिल रही है इस तरफ, मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा कि ये जो डिस्टेंस मिल रही है नंबर 1, दूसरी जो डिस्टेंस है वो इनके बीच की डिस्टेंस है। तो अपने को कैलकुलेशन करनी है, तो अपन इनको एक फिक्स्ड पैरामीटर मींस कोई डिस्टेंस है तो बोल सकते हैं। देखिए, इसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग D2 बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, बड़े वाली को D1 और छोटे वाली को D2 बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो, बड़े वाला प्रतिबिंब किसके लिए बन रहा है, L1 के लिए। सुनो बात को, क्यों बोला जा रहा है बड़े वाला प्रतिबिंब किसके लिए है, L1, क्योंकि L1 में एक रे इधर से आके यहां आ रही है, इधर वाली जो रे ऊपर से आ रही है वो रे इस बिंदु पर आने के बाद P डैश पर पहुंच रही है। मींस P और P डैश को कौन सा लेंस कवर कर रहा है, फर्स्ट, तो यहां पर डिस्टेंस किसकी होगी, फर्स्ट की। उसके बाद यहां से निकलने के बाद ये जो डिस्टेंस है वो कौन कवर कर रहा है, L2 लेंस, तो ये दूरी क्या होगी, L2। अच्छा जी, बात ये है कि जब अब आप आवर्धन की बात करते हो तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई डिवाइडेड बाई बिंब की लंबाई। सुनो थोड़ा सा, वर्ड आपने सुना है, मैं थोड़ा सा ऊपर बताता हूं आपको, क्योंकि डायग्राम को रफ करके अपन डेरिवेशन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा प्रयास है पूरा फ्रेस्नेल के जो टॉपिक है वो एक ही लेक्चर में आपको हम दें। यदि आवर्धन की आप बात करते हो तो पढ़ा है आपने छोटी क्लास में, प्रतिबिंब की लंबाई डिवाइडेड बाई बिंब की लंबाई, ठीक है डियर। फर्स्ट पे आओ, फर्स्ट केस में लेंस फर्स्ट के लिए प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, फर्स्ट का देखो L1 के लिए D1 वाली वैल्यू अपन ने ली है, मींस प्रतिबिंब की लंबाई आपके पास क्या है, D1। इसका मीनिंग क्या है, वैल्यू क्या हो जाएगी यहां D1। बिंब की लंबाई तो S1 और S2 के बीच की दूरी क्या है, D। सेकंड केस की बात करूं यदि मैं, तो सेकंड केस में प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, D2। बिंब की लंबाई क्या है, मैं आगे भी कुछ लिखूंगा अभी। अच्छा जी, जब आपके पास U का पैरामीटर होता है, आपके पास V का पैरामीटर होता है,
तब भी आप आवर्धन का सूत्र लगाते हो और वहां क्या कहते हो, v बट्टा यू। मीन्स ये वाला आवर्धन किसके बराबर होगा, v बट्टा यू के बराबर होगा। मीन्स d1 बाई d2 किसके बराबर हो गया, v बाई यू। लेकिन u कैसा है, नेगेटिव है। यदि सेकंड केस की बात करूं मैं, तो सेकंड केस में मैंने कहा है u v बन जाता है और v u बन जाता है। मैं नहीं कह रहा, ये प्रयोग आपको कह रहा है, ये विधि आपको यही सिखा रही है। तो उल्टा करो इसको, तो u ऊपर चला गया, v नीचे। इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो। बहुत आसान सा कंटेंट अपने पास में था। हमें क्या निकालना है, अपने को तो बस d निकालना है, निकाल लेते हैं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, छोटा सा डेरिवेशन, यहां से मैं d2 की वैल्यू निकाल लूं। d2 की नहीं निकालेंगे, अपन निकालेंगे v अपॉन यू की वैल्यू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं v की वैल्यू निकालो यहां से, तो माइनस यू डी डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 को कहाँ रख दो, एक में, क्या मिलेगा, d1 अपॉन डी, v की जगह माइनस यू डी डिवाइडेड बाई d2 डिवाइडेड बाई माइनस u। नेगेटिव से नेगेटिव चला गया, u से u, क्या मिला, d1 ओवर d इक्वल टू d ओवर d2। आपस में मल्टीपल कर दो, तो d स्क्वायर किसके बराबर आ गया, d1 d2। हमें क्या चाहिए, d, क्या आ गया, रूट d1 d2। ये लो जी, आपको d चाहिए था, प्रायोगिक विधि से निकालना था, प्रायोगिक विधि से हमने फाइंड आउट कर लिया। वैल्यू क्या आई, रूट d1 d2। दोनों तरीके अच्छे समझ आए, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो फ्रेनेल का द्विप्रिज्म है, इसके अनुप्रयोग क्या है। तो दो अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। एक होगा किसी एकवर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, दूसरा होगा यदि किसी प्रकाश किरण के पथ में कोई टी मोटाई की पट्टिका रख दी जाती है, तब वहां पर कैसे स्टडी होगी। फॉलो किया है आपने यहाँ तक, क्योंकि पूरी मेहनत से आपको बताया। एक कॉन्सेप्ट है, यू को वी बना दो, वी को यू बना दो, काम खत्म, ठीक है। पर पूरा पहले समझते हैं, समझने के बाद अपना एक लॉजिक सीखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं फ्रेनेल द्विप्रिज्म का अनुप्रयोग, ठीक है। समटाइम्स वेट, समझ आएगा बच्चा। जो बच्चा लास्ट तक पूरी क्लास अटेंड करेगा उसके कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतना आपका बनता है कि आप साथ साथ पढ़िएगा और साथ में समय निकालिएगा। जाके बैठ जाना किसी कोचिंग में, अगर इतना मैटर आपको कोई पढ़ा दे तो गारंटी है हमारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूं मैं। फ्रेनेल द्विप्रिज्म के अनुप्रयोग। फ्रेनेल द्विप्रिज्म के अनुप्रयोग, दो अनुप्रयोग पढ़ेंगे जी, ठीक है। मीन्स एप्लीकेशंस। कौन से, नंबर 1, इसी एक स्क्रीन पे अपना काम हो जाएगा। एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, ठीक। ये फर्स्ट प्रयोग होगा या अनुप्रयोग बोल सकते हो। दूसरा होगा पारदर्शी फिल्म की मोटाई ज्ञात करना। पारदर्शी फिल्म की मोटाई ज्ञात करना, ठीक है। अदर लैंग्वेज में भी लिख देते हैं थोड़ा सा। फाइंडिंग वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है।
कैलकुलेट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से पढ़ने वाले। पता लग गया आपको कि दो एप्लीकेशन हम यहाँ पढ़ने वाले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बच्चे ने पीछे वाले दोनों टॉपिक देखे हैं वो बच्चा आराम से यहाँ निकाल सकता है। अगले ने बोला है कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर। अरे हमने द्विप्रिज्म पढ़ा था और द्विप्रिज्म में जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा था वो एक वर्णी ही था, ठीक है, क्योंकि प्रिज्म पर हम हमेशा एक वर्णी प्रकाश ही डालते हैं। तो उस प्रकाश की कितनी तरंगदैर्घ्य होगी इजीली अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, वी नो दैट अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था फाइनली, जो प्रीवियस अपना फेस्ट का जो टॉपिक था, डी की वैल्यू निकली थी। मैंने कहा था याद रखना है 2a अल्फा म्यू माइनस 1, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ लेमडा कहाँ से लाए, ठीक है, तो लेमडा इजीली आप ला सकते हो किससे, व्यतिकरण के लिए फ्रिंज चौड़ाई, याद करो, व्यतिकरण के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या थी, अपन ने W से डिनोट किया था और W क्या निकला था, d लेमडा डिवाइडेड बाई d। हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो टॉपिक में तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, इन दोनों का मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन करने के बाद वेवलेंथ निकालनी है, निकाल लेते हैं। देखिए सो लेमडा क्या मिल जाएगा, WD डिवाइडेड बाई कैपिटल इक्वेशन नंबर, यूजिंग इक्वेशन कर दो, क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल टू W 2a अल्फा म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई d। अरे d क्या है, आपको कोई कहे कि यहाँ हम d की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं, तो याद कीजिएगा आप जब अपन ने व्यतिकरण पढ़ा था तो d क्या था, वहां पे स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। यहाँ क्या होगी, सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी। अब देखिए सोर्स और प्रिज्म के बीच की दूरी हमने स्मॉल a मानी थी कि नहीं, और जो अपने पास प्रिज्म था वहां से पर्दे तक की दूरी अपन ने b मानी थी। तो वो जो टोटली दूरी होती है वो क्या है, d। मीन्स d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, d इक्वल a प्लस b। तब यहां से लेमडा क्या निकल जाएगा, 2a अल्फा म्यू माइनस 1 इनटू W क्या होगा, वहां की चौड़ाई की फ्रिंज की कितनी चौड़ाई है, डिवाइडेड बाई a प्लस b। समझ गए मेरे दोस्त कि कैसे तरंगदैर्घ्य का मापन होता है। ये लो एक एप्लीकेशन अपन ने पढ़ लिया कि फ्रेनेल का द्विप्रिज्म यूज किया और यूज करने के बाद हमने लेमडा निकाल दिया। हाँ, दूसरा तरीका भी क्या लेमडा निकालने का हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। कौन से वाला, देखो दोनों तरीके बता देते हैं आपको। नेक्स्ट यहां से आगे वाला जो मेथड होगा वो क्या होगा, हमने प्रायोगिक विधि पढ़ी थी, प्रायोगिक विधि, चलो थोड़ा ठीक ही करते। प्रायोगिक विधि में हमने d की वैल्यू क्या पढ़ी थी, और रूट d1 d2, ठीक है। यहां पे देखिए इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं, कोई कैपिटल A नहीं, दो इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन 2 में d की जगह में वैल्यू पुटअप कर सकता हूं और d की जगह वैल्यू पुटअप कर दो तो प्रायोगिक विधि से हो जाएगा। मींस देन फ्रॉम इक्वेशन क्या हुआ, चलो वहां से लेमडा इक्वल टू W d की जगह रूट d1 d2, नीचे क्या आ गया, कैपिटल D। कैपिटल D क्या होता है, a प्लस b। जिस बच्चे ने प्रयोग का डायग्राम पूरा देखा था उसको पता है पूरा। चलो आगे, लेमडा इक्वल टू W रूट d1 d2 डिवाइडेड बाई क्या। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये एप्लीकेशन नहीं है तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने की, जी हाँ बिल्कुल श्योर है। तो फर्स्ट टॉपिक अपन ने पूरा किया कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात की जाती है। कुछ नहीं, व्यतिकरण का जो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है वो काम में लो, वहां से लेमडा हमें निकालना है। जो भी दूरी की बात है तो दूरी वाला फॉर्मूला जो हमने किससे निकाला है, फ्रेनेल
द्विप्रिज्म से निकाला है, काम में ले लो। हाँ, दूसरा भी हमने पढ़ा था, इस वे में भी आपसे पूछा जा सकता है। दूरी का जो दूसरा वैल्यू है वो अपने प्रायोगिक विधि से निकाली थी, और प्रायोगिक विधि से ये वाला मान अपने मिला था कि d इक्वल टू रूट d1 d2, ये रखा तो ये वाला मान आ गया। तो ये भी क्या है, तरंगदैर्घ्य है, और ये भी क्या है, तरंगदैर्घ्य। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि फ्रेनेल द्विप्रिज्म से कैसे एकवर्णी प्रकाश स्रोत, मीन्स वहां जो प्रकाश स्रोत S था उससे कितनी तरंगदैर्घ्य निकल रही है, तो वो इस प्रकार की तरंगदैर्घ्य निकलेगी। दैट्स ओके। अब हम सेकंड पे मूव करते हैं कि पारदर्शी फिल्म यदि कोई रख देते हैं तो उस पारदर्शी फिल्म के लिए हम कैसा डेरिवेशन करेंगे, मीन्स कैसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी करते हैं, समटाइम्स वेट। फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। कहा है मैंने जो बच्चा पूरी क्लास में जुड़ा रह जाएगा उसके कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे हो, मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि आप डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा, सारा काम आसान हो जाएगा। डायग्राम ही सबसे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे रहता है फ्रेनेल के अनुप्रयोग। ठीक है, सेकंड वाला लेते हैं अपन। अब सेकंड वाले में किस प्रकार से चलेंगे, अपने को क्या लेना पड़ेगा, S1 S2 अपने पास है कुछ, उसके आगे अपने को कोई टी मोटाई की पट्टिका रखनी पड़ेगी। पट्टिका रखने के बाद अपने को उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए डायग्राम वही है, लेकिन वो किस प्रकार से बन जाएगा। मैं यदि पहले वही डायग्राम बनाता हूं जो अपन ने पढ़ा था, इस प्रकार का था। देखिए यहां पर S1 था, यहां S था, यहां S2 था। ठीक है, ये अपना कोई मेन जो सोर्स होता है उसकी वैल्यू थी, तो यहां थोड़ा सा मिला देते हैं। उसके बाद हमने दो बातें पढ़ी थी कि एक तो हमारे पास यहां बिंदु मिल रहा था P, और दूसरा बिंदु यहां मिल रहा था P डैश। तो बिंदु P पर किस प्रकार की वैल्यू मिल रही थी आपको, देखिए ये थोड़ा नीचे होता है, उस डायग्राम से मैच कीजिए थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा ऊपर इस प्रकार से जाता है। P पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ S2 होता है, और P डैश पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ऐसे डॉटेड लाइन बनाई थी आपने, यहां से भी ऐसे डॉटेड लाइन बनाई थी। अब मैं बता दूं, यहां तो लेंस L2 बैठा रखा था और यहां लेंस L1 बैठा रखा था। ठीक है, समझ गए बात को, मीन्स अपन पूरा नहीं बना रहे। अब हम क्या कर रहे हैं कि वो जो डायग्राम हमने पढ़ा था उस डायग्राम में जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है वहां पर बीच में क्या कोई किसी मोटाई की पट्टिका हम बैठा देते हैं, तब उस पट्टिका की मोटाई इस प्रयोग द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए मैं प्रयोग वही द्विप्रिज्म का काम में ले रहा हूं। ठीक है, और यहां मेरे को टी मोटाई की कोई पट्टिका बैठा नहीं रहती है, तो मैं बैठा देता हूं। देखिए यहां पर मैं कोई पट्टिका रख देता हूं, और इस पट्टिका की खास बात क्या होनी चाहिए, ये पट्टिका पारदर्शी होनी चाहिए, तभी तो रे इसमें से गुजरने के बाद आगे निकल पाएगी। ठीक है, अदरवाइज कैसे रे जा पाएगी। इसका मीन्स ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। इतनी बात क्लियर है। यदि इतना जिस बच्चे ने देख लिया, ऐसा मानो बहुत आसानी से उसका काम हो गया। अब देखो, जब भी प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ये जो पट्टिका है इसकी मोटाई अपन टी मानते हैं, और जो प्रकाश की किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक अपन म्यू मान सकते हैं। ठीक है, अब बात ये है, यदि पट्टिका आपके पास यूं पड़ी, ठीक है, कोई भी मोटाई है उस पर रे आ रही है जिसका म्यू अपवर्तनांक है, तो उसका टोटली मान निकालने के लिए अपवर्तनांक से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, म्यू टी। ठीक है, ये मान क्या है, पहले का मान। मीन्स मान लो मैंने पट्टिका नहीं रखी और ऐसे ही कोई मेजरमेंट किया कि ये यहां से चल रही है, कोई टी डिस्टेंस ये तय कर रही है, तो वहां पर अपवर्तनांक की वैल्यू कैसे निकाली कि म्यू अपवर्तनांक था और मेरे पास कोई ना कोई डिस्टेंस थी जिसको मैंने ऐसे रैंडमली चूज किया है। अब क्या होगा कि जब टी मोटाई की पट्टिका में रख देता हूं, ठीक है, तो पट्टिका रखने के बाद जो प्रकाश किरण यहां से निकलेगी वो प्रकाश किरण इस पट्टिका को भी पार करेगी। इसका मीनिंग क्या है, यहां कुछ तो प्रकाश की किरण के बीच में डिफरेंस पैदा होगा, और प्रकाश की किरण के पथ में डिफरेंस क्या होता है, पथांतर। पहले वाला माइनस बाद वाला कर दो, ये अपने पास पहले वाला था, बाद वाला के मीन्स टी मोटाई की ही अपन ने पट्टिका रखी है। तो देखिए पथांतर की टर्म कैसे निकालेंगे, पथांतर पहले वाला क्या है म्यू टी, बाद वाला क्या है टी, बस।
पथांतर को किससे, डेल्टा से। टी आप बाहर लो, अंदर क्या रह गया, म्यू माइनस वन। मुझे क्या निकालना है, टी निकालना है, पट्टिका की मोटाई निकालनी है। तो क्या हो गया, डेल्टा अपॉन म्यू माइनस वन। सिंपल है कि नहीं। बस इतना ध्यान रखो, टी मोटाई की पट्टिका रखी, रे आ रही है तो पहले म्यू इंटू टी वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद उसमें से पहले वाले में से दूसरे वाला माइनस कर दो, जो टी मोटाई की पट्टिका है आपको क्या मिल जाएगा, पथांतर की वैल्यू। और पथांतर मिलते ही यहाँ पर मोटाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। हाँ, अब बात ये है, पथांतर को आप जानते हो कि पथांतर की वैल्यू क्या होती है। देखिए डेल्टा आपने पढ़ा है, अपन ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी मान लेते हैं अपन क्या है, x। याद करो व्यक्तीकरण को, ठीक है ना, सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवाए हुए हैं। ये पूरा टॉपिक एक क्लास में हो तब आपको थोड़ी सी लंबी क्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स डी डिवाइडेड बाई डी, पढ़ाया हुआ है। इक्वेशन टू पुट इन इक्वेशन वन, क्या मिल जाएगा, टी इक्वल टू एक्स डी डिवाइडेड बाई डी म्यू माइनस, ये लो, इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन दे सकते होती है। अब बात ये आती है कि यदि यहां संपोषी की घटना हो रही होती है या विनाशी की घटना हो रही है तो क्या दिक्कत है, संपोषी के लिए निकाल लो और विनाशी के लिए निकाल लो। संपोषी के लिए पथांतर क्या होगा, n लेमडा, विसंपोषी के लिए 2n माइनस 1 लेमडा। समझ गए बात को। देखिए यहां तक अपना काम हो चुका है। यदि आपको कहे संपोषी के लिए, तो संपोषी क्या होता है, पथांतर एन लेमडा। पथांतर की वैल्यू देखो क्या है, टी म्यू माइनस 1 एन लेमडा। यहां से मोटाई टी मीन संपोषी व्यक्तीकरण हो रहा है, तब मोटाई क्या मिल जाएगी, एन लेमडा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस, दैट्स ओके। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन। अगर विनाशी होता तो क्या होता, देख लेते हैं अभी। विनाशी के लिए पथांतर क्या होता है, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। मैंने 2n प्लस 1 भी बताया था पहले, और 2n माइनस 1 होगा तो वहां पे भी विनाशी व्यक्तीकरण होगा। मीन्स पथांतर की वैल्यू हमारे पास क्या है, t म्यू माइनस 1 इक्वल 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। यहां से यदि आप t निकालना चाहो तो 2n माइनस 1 लेमडा डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1। ये लो, देखो इस फॉर्मूले को देख लो, चाहे मोटाई को बता रहा है, इस फॉर्मूले को देख लो चाहे मोटाई टी को बता रहा है, इसको देख लो चाहे इसको। मीन्स ये सारे जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं वो यहाँ पर जो एक पट्टिका रख दी गई, इस पट्टिका की मोटाई को अपने को बता रहे हैं। तो ये सेकंड एप्लीकेशन होता है कि इसकी मदद से अपन किसी भी पारदर्शी फिल्म अपने पास में होती है उसकी मोटाई कैसे ज्ञात करते हैं। समझ पाए पूरा कंप्लीटली, ठीक है। फ्रेनेल द्विप्रिज्म इस क्लास में कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट है, पथांतर कैसे निकालना। आपको पूरे ऑप्टिक्स में पथांतर ही निकालना है, पथांतर ढूंढ लो आपका काम हो जाएगा, बिना पथांतर काम नहीं होगा। जो बच्चा ढूंढना सीख जाएगा ऐसा मानो। यदि आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे पता है, पहले वाला माइनस बाद वाला, ठीक है। एक तरीका आपको और बताएंगे पथांतर निकालने का, कहां पे नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल डालने के बाद जब कोई रे निकलती है तो वो समान कला में हो जाती है, तो पीछे जो रह जाता है वो पथांतर मिल जाता है, ठीक। जब कोई फिल्म होती है तो उसमें पथांतर निकालने का यही तरीका। तो उम्मीद करता हूं क्लास लंबी है, डियर रहेगी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, बड़ा टॉपिक अपने पास में है। अपन ने इसी एवरेज से लिया है टॉपिक को कि अपन इजीली पूरा काम कर सके और द्विप्रिज्म पूरा एक साथ आपको मिल सके, ठीक है। आपने पूरी क्लास अटेंड की होगी और पूरा एंजॉय किया होगा, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। इसमें से एक क्वेश्चन श्योर मिलता है, चाहे न्यूमेरिकल मिलो चाहे थ्योरेटिकल मिलो इस चैप्टर से, ठीक है। द्विप्रिज्म विल बी कंप्लीटेड। उम्मीद करता हूं कि लास्ट तक आप मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहे हो। यदि क्लास अटेंड कर रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब ही है जिनसे हम मोटिवेट होते हैं और उससे भी शानदार और बेहतर क्लास आप तक लाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। थैंक यू।